सॉफ्टवेयर, जैसा हमने समझा था पहले कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, जिसमें हार्डवेयर तो कंप्यूटर के वे भाग है जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि वो फिजिकल पार्ट होते हैं, भौतिक विभाग होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हार्डवेयर कहा जाता है। और एक वो भाग होता है जिसको छुआ नहीं जा सकता, वो डिजिटल रूप में होता है, जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, देखिए आपके सामने चित्र भी दे रखा है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जिससे आप समझ भी सकते हैं कि हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर जो है वो निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव बक्सा मात्र है। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, वो आपके निर्देश के हिसाब से ही कार्य करता है। जैसा निर्देश उसको दिया जाएगा उसी प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है, आपके द्वारा दिए गए निर्देश ही हैं जिसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब चूंकि अलग अलग निर्देश देना बहुत ही पेचीदा काम है, तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग निर्देश हैं, कमांड है, उन कमांड को एक बैच बना लेते हैं जिसको प्रोग्राम कहा जाता है, और उसी प्रोग्राम से फिर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ये देखिए हार्डवेयर में, जैसा कल हमने पढ़ा भी था पहले भी, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारे के सारे हार्डवेयर में आते थे। और सॉफ्टवेयर जैसे दिखा गया, यहाँ विंडोज है, एंटीवायरस है, एमएस ऑफिस वगैरह है, तो ये सारे आते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि कंप्यूटर दिए गए कमांड के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि उसके अपने आप में अलग से समझ नहीं होती है खुद की। तो जैसा उसको प्रोग्राम किया जाता है उसी हिसाब से वो कार्य करता है। तो निर्देशों का जो समूह होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। खास बात ये समझ लीजिए, इनके फर्क क्या है। सबसे छोटी इकाई है इसकी कमांड। कमांड, एक एक कमांड दिया जाएगा, और जब एक एक कमांड को एक बैच बना करके एक पूरी फाइल बना दी जाती है तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। और जब बहुत सारे प्रोग्राम मिला करके उसका एक समूह तैयार करके एक पैकेज तैयार किया जाता है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रश्न आता है कि सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम का समूह है। जबकि प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है वो निर्देशों का समूह है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है। उसी प्रकार से जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिला करके एक पूरा पैकेज तैयार किया जाता है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयरों का मिला करके, तो उसे एप्लीकेशन सूट कहते हैं, सॉफ्टवेयर सूट कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर सूट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है जो संबंधित फंक्शनलिटी के लिए बना होता है। जैसे कि एमएस ऑफिस जो आप पढ़ते भी हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट जो पढ़ते हैं, तो वो पूरा का पूरा भाग जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, वन नोट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एमएस विजियो, इस प्रकार से मिलाकर के 5-7 जो सॉफ्टवेयर हैं उनको मिलाकर के पूरी एक ही सीडी आती है, एक ही पैकेज आता है जिसको एमएस ऑफिस कहते हैं। हम जैसे ही अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर एक साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर सूट है। अगर प्रश्न आए कि निम्न में से दिए गए बिंदुओं में से सॉफ्टवेयर सूट का उदाहरण है, तो उसमें आपको वर्ड दे देंगे, एक्सेल दे देंगे, पावर पॉइंट दे देंगे और एमएस ऑफिस दे देंगे। तो वहां हमें एमएस ऑफिस छांटना है, क्योंकि एमएस ऑफिस में ये सारे इसके इनबिल्ट इंटीग्रेटेड है पूरे के पूरे। चलिए, अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार, जो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो मूल रूप से सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके भी अलग अलग विभाग किए गए हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 भाग हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटीज है और सर्वर है। इसको भी हम विस्तार से समझेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, यूटिलिटीज क्या होती है, सर्वर्स क्या होते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे सारे हैं। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ये दो प्रकार के हैं, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए इसका विभाग समझ लीजिए एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मुख्य भाग है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएसडी कहते हैं अपन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, दुभाषी की तरह कार्य करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो यूजर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता, उस पर कार्य नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, यानी कि मुख्य कार्य क्या है। अगर प्रश्न आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल कार्य क्या है, तो वो कार्य है फाइलों का प्रबंधन करना, मेमोरी का प्रबंधन करना, प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग का प्रबंधन करना, और इनपुट और आउटपुट को संभालना, उनका मैनेजमेंट करना। यानी कि फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट को पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे डिस्क ड्राइव है, प्रिंटर को नियंत्रित भी करता है और सभी बुनियादी कार्य करता है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम में है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वीएमएस, ओएस 400, AIX, ZOS इत्यादि वगैरह। ये जो लाइनें आपने बनाई है स्क्रीन पर जरा हटा देंगे इनको जरा, जिसने भी बनाई है, क्योंकि इससे स्क्रीन पर प्रॉब्लम पड़ती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से वो प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर का मैनेजमेंट करता है और यूजर को सिस्टम पर कार्य करने की अनुमति देता है। उसके बिना हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। मेन चीज ये है, बस ये कलेजा है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, आपका जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए मैंने अलग से एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो वो हम समझेंगे भी। अगली स्लाइड देखिए आप, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर को संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता है। जैसे डिस्क डेफ्रेगमेंट है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर की मरम्मत के लिए, उसकी फाइलों के रखरखाव के लिए काम में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। और जैसे कि अगर आप एंटीवायरस खरीदते हैं तो एंटीवायरस सूट खरीदते हैं तो उसके साथ यूटिलिटी प्रोग्राम भी आते हैं, उसके लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ता है। यह एक उदाहरण दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, डिस्क डिफ्रेगमेंट यानी कि अवांछित फाइलों को हटाने के लिए। तो इसका भी हम प्रयोग समझेंगे अभी, किस प्रकार से हम डिस्क डिफ्रेगमेंट का उपयोग करके फाइलों को हटा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते दिखा सकता हूं मैं आपको, ये देखिए जरा। डिस्क डिफ्रेगमेंट को जैसे हम चलाना है, देखिए हम सर्च करते हैं, ये हैंड टूल उसका इस्तेमाल नहीं करें आप लोग बार बार। ये देखिए स्क्रीन पर खरोंचे आ गई सारी, हटाइए इसको वापस यहाँ से। डिस्क डिफ्रेगमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च। डिस्क डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज योर डिवाइस ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर जैसे आप खोलेंगे तो इस प्रकार से खोलेगा और आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, जैसे कि ये तो बता रहा है ऑलरेडी 0% फ्रेगमेंटेड, यानी कि आपकी जो ड्राइव है बिल्कुल सही काम कर रही है और फ्रेगमेंटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये सिस्टम जो हार्ड ड्राइव है ये जो है ये 3% फ्रेगमेंटेड है, और 3% फ्रेगमेंटेड है तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज जैसे ही करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ ऐसी फाइलें पड़ी हुई है जो बेकार की फाइलें हैं, जो ढंग से काम नहीं कर रही हैं या जो क्रम से जमी हुई नहीं है, तो उनको वो अवांछित फाइलों को हटा देता है और बाकी जो फाइलें हैं उनको क्रम से जमा देता है। उसका फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपका कंप्यूटर है वो तेज गति से कार्य करने लग जाता है। जैसे कि आप जैसे ही करेंगे ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम चलेगा। ये देखिए इस प्रकार से देखो ऑप्टिमाइज कर रहा है इसको ये, और थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेके ये ऑप्टिमाइज कर लेगा ये, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये तो है आपके यूटिलिटी प्रोग्राम में।
फिर अगली जो स्लाइड आप देख सकते हैं डिवाइस ड्राइवर की है। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ते हैं ताकि ये कंप्यूटर से संचार कर सके। जैसे ऑडियो ड्राइवर्स है, ग्राफिक ड्राइवर्स है, मदरबोर्ड ड्राइवर्स है। देखिए ड्राइवर्स भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। जैसे ही आप बाजार से प्रिंटर खरीद कर लाते हैं और प्रिंटर आप कंप्यूटर से जोड़ते हैं और आपको प्रिंट निकालना है, तो वो प्रिंटर डायरेक्टली काम नहीं करेगा। प्रिंटर की वो केबल है जो आप कंप्यूटर से जोड़ भी देंगे और जब आप प्रिंट देंगे तो वो प्रिंट नहीं आएगा। उसके लिए आपको उस प्रिंटर के साथ में सीडी आती है, और आजकल तो इंटरनेट पर ही उस कंपनी का जो मॉडल नंबर है आप गूगल में सर्च कीजिए, उस कंपनी की वेबसाइट से आपको उसका ड्राइवर मिलेगा जिसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाकर वो डिवाइस जो है वो कार्य करती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं इसको। चलिए इस बारे को समझ लेते हैं एक बार, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए डिवाइस ड्राइवर, इसको अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें ये दिस पीसी को आप खोल सकते हैं, इसको सीधा खोल लीजिए, और खोलने के बाद आप इसमें ये देखिए ऑप्शन आएगा आपको दिस पीसी, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर इसको मैनेज ऑप्शन खोल सकते हैं। मैनेज दिस पीसी पर आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप मैनेज ऑप्शन खोलें, तो आपके सामने इस प्रकार से खुल रहा है प्रोग्राम। एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे आपने मैनेज पर क्लिक किया तो ये मैनेज ऑप्शन खुल गया। आप यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइस मैनेजर करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें कंप्यूटर मैनेजमेंट में। यहाँ पर तो डिवाइस मैनेजर पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेज जो हैं वो ऐड की हुई हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेज आपको यहाँ पर शो करेंगी। वो देख सकते हैं इस प्रकार से ये कौन सा है। देखिए जैसे पीला निशान आ रहा है, इज डिस्प्ले मॉनिटर जो मिरर का आ रहा है, पीले निशान का मतलब ये है कि इस डिवाइस का ड्राइवर है वो ढंग से इंस्टॉल नहीं है। अगर कोई दूसरी डिवाइस भी आप देख सकते हैं, जैसे आपने प्रिंटर जोड़ रखा है, स्कैनर जोड़ रखा है, जैसे नेटवर्क एडेप्टर है ये जोड़ रखे हैं, ये बिल्कुल सही काम करे, इसका मतलब है कि ये सही है, इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं। प्रिंटर, जैसे कि प्रिंटर का मैंने डाल रखा है, इतने प्रिंटर्स में जुड़े हुए हैं, और कई बार क्या होता है हमने प्रिंटर जोड़ भी दिया, यहाँ शो नहीं कर रहा होता है, तो वो हम यहाँ से इंस्टॉल प्रोग्राम को, ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। माना कि मैंने कैनन का 3110 एक प्रिंटर खरीदा। अब खरीद तो लिया लेकिन उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है मुझे, तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ देख सकते हैं अगर इंस्टॉल है प्रिंटर तो यहाँ शो कर देगा। अगर प्रिंटर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं बता रहा है 3110, तो हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो उसके लिए हमें गूगल क्रोम खोलिए। गूगल क्रोम इसलिए बेस्ट है क्योंकि हालांकि आपके विंडोज 10 के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट एज करके भी एक सॉफ्टवेयर आ गया है जो कि ब्राउजर है, अच्छा ब्राउजर है, वो भी काम ले सकते हैं। वैसे गूगल क्रोम सबसे अधिक चलता है, बढ़िया है। गूगल क्रोम है और मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, यूसी ब्राउजर है, काफी अच्छे ब्राउजर्स भी हैं, लेकिन आप चाहें जो भी अच्छा आपको बेटर लगे वो चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल चूज किया और गूगल में मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, या गूगल में सर्च कर लीजिए आप लोग यहाँ पर कैनन 3110 प्रिंटर ड्राइवर। ये देखिए जैसे आ गया i3110 प्रिंटर ड्राइवर डाउनलोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब कैनन का है तो हमें कैनन के लिए ही करना है। ये कैनन, हाँ कैनन ही है ना, एप्सन के खुल रहे हैं सारे सारे। कैनन 3010 कर लेते हैं अपन, 3110 की जगह कैनन 3010 सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए ये आ गया IN कैनन, यानी कि इंडिया। कैनन की जो वेबसाइट है वो इंडिया की है, सपोर्ट इमेज क्लासिक MF3010 कैनन इंडिया। देखिए एक मिलती जुलती खूब सारी वेबसाइट्स आएंगी, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है लिंक यहाँ से मत पढ़िए, यहाँ वेबसाइट कौन से शो कर रही है वो देखिए। जैसे कैनन की वेबसाइट है तो कैनन की वेबसाइट ही होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इससे मिलती जुलती बहुत सारी वेबसाइट बना देते हैं और उससे अब ठगी भी हो सकती है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ से कैनन की वेबसाइट खोलनी है। अगर कैनन का प्रिंटर है तो कैनन की खोलनी है, अगर एप्सन का है तो एप्सन खोलनी है, HP का है तो HP की वेबसाइट खोलनी है। लेकिन जिस कंपनी का प्रिंटर है उस कंपनी की वेबसाइट यहाँ से खोल लेंगे। सपोर्ट में क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आप देखिएगा
ये देखिए यहाँ जैसे कैनन की वेबसाइट खुल गई, आप देख सकते हैं। इस कैनन की वेबसाइट के अंदर आपको ड्राइवर चूज करना पड़ेगा। सपोर्ट में जाएंगे, अगर यहाँ ड्राइवर सीधा नहीं खुल रहा है तो हमें यहाँ पर सपोर्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सपोर्ट, जैसे देखिए सपोर्ट खुला हुआ ऑलरेडी, यहाँ पर सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा। और देखो सपोर्ट में सर्च में आ गया इमेज क्लासिक MF103010 आ गया। और अबे हम क्या करना है, ड्राइवर डाउनलोड करना है। ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर फर्मवेयर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वैसे आजकल के जो है वो काफी इंटेलिजेंट है वेबसाइट्स वगैरह, ऑटोमेटिकली आपका जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो पता लगा लेती है। जैसे कि मेरे इस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 8.1 64 बिट का है, इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। माना कि हमें किसी दूसरे कंप्यूटर के लिए इंस्टॉल करना है, ड्राइवर डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ से वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चेंज करके अपने हिसाब से विंडोज 10 ले सकते हैं, विंडोज 10 64 बिट ले सकते हैं, जो भी बेटर लगे आप इसमें से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लिया, फिर टाइप्स क्या, और टाइप्स कर लेते हैं और लिस्ट कर लिया। और फिर उसके बाद में हम यहाँ से देखिए बता रहे हैं यहाँ पर नीचे सर्च करने के बाद इसने ऑटोमेटिक सर्च करके दिखा दिया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर विंडोज 32 बिट एंड 64 बिट टूल बॉक्स है ना, वर्जन 4.9.1.1 MF18, तो ये स्कैनर के लिए है। ये है ड्राइवर इसका, विंडोज 64 बिट इमेज क्लासिक MF3010 MF ड्राइवर। ये ड्राइवर स्कैन गियर का है। तो इस प्रकार से हम ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडोज 30 टूल बॉक्स है, इमेज क्लासिक कर्नल का। हाँ चलिए, जो भी है ये ड्राइवर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे इसको, पहले डाउनलोड करने के बाद फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बता दिया इसने, और फिर यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जब डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो हमारे कंप्यूटर में वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप उसको रन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा आपके सिस्टम के अंदर ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है टूल बॉक्स, ठीक है ना। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपना ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऐसे में अगर जैसे कि आपने सेव कर लिया है, तो सेव करने के बाद आपके कंप्यूटर में कहाँ पर सेव हुआ है, जैसे कि मैं माना कि मैंने इसको सेव किया है डाउनलोड्स में, डाउनलोड खोल कर देख सकता हूँ आपका जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड हो गया है। और डाउनलोड होने के बाद इस प्रकार की, जैसे कि इस प्रकार की हो सकती है या इस प्रकार की हो सकती है, एक आपके फाइल आपके कंप्यूटर में exe फाइल जो है वो बन जाएगी, जिसके आगे लिखा होगा एप्लीकेशन लिखा होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए क्रोम इंस्टॉल ये एप्लीकेशन, इस पर डबल क्लिक करके या इस पर राइट क्लिक करके आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक जैसे करेंगे तो आपके कंप्यूटर में वो चीज इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी, और फिर कुछ निर्देश वगैरह आएंगे, और निर्देशों का पालन करते हुए ओके ओके करते रहिए, और आपकी फाइल जो है, आपका ड्राइवर जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद में आप उस प्रिंटर को या स्कैनर को, आपने जो भी एक्स्ट्रा जोड़ा है या वेब कैमरा जोड़ा है, तो उसको आप काम में ले सकते हैं, यानी कि वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर ड्राइवर्स एक्चुअल में है क्या, ड्राइवर वे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके डिवाइस की डेफिनेशन है, यानी कि जो डिवाइस आपने जोड़ी है उस ड्राइवर के अंदर उसकी डेफिनेशन होती है, कुछ कमांड होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, और इंस्टॉल होने के बाद आप उसको काम में ले सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं सर्वर्स। सर्वर एक्चुअल में है क्या और इसको जरूरत क्यों पड़ती है, इसका भी अलग से मैं आपको समझा दूंगा अलग के लिए, फिर भी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं इसको, सर्वर है क्या। सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की जरूरत होती है। यानी कि एक दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके जैसे घरों में कंप्यूटर वगैरह होते हैं या ऑफिस में कहीं भी आप काम करते हैं, तो बहुत सारे जो कंप्यूटर होते हैं उसमें एक कंप्यूटर पर एक यूजर काम कर सकता है, यानी कि एक टाइम में एक यूजर एक समय में काम कर सकता है एक कंप्यूटर पे, तो वो है सिंगल यूजर सिस्टम। वैसे जरूर नहीं कि एक आदमी बैठा उठ गया दूसरा आदमी आ गया, लेकिन वो यूजर एक ही रहेगा, उसका जो इंस्टॉलेशन का यूजर है वो एक ही रहता है। ये कमरा सिंह मत कीजिए आप लोग ऐसा, ये हैंड टूल मत कीजिए, या कर लीजिए वापस, इसे लाइन खींचती है स्क्रीन पर। तो सर्वर की आवश्यकता, हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेन कंप्यूटर हमारा बीच में पड़ा रहता है,
सर्वर कहते हैं जिसको, उसके अंदर हमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको सर्वर कहा जाता है। और इंस्टॉल करने के बाद में उस सर्वर पर या उस कंप्यूटर पर बहुत सारे लोग एक समय में एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। विंडोज सर्वर 2003 है, विंडोज सर्वर 2005, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016 और विंडोज सर्वर 2019। जिस प्रकार विंडोज 10 है ना, तो विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है। उसी प्रकार से विंडोज सर्वर के रूप में अलग से प्रोग्राम आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जो कि विंडोज सर्वर के नाम से जाने जाते हैं। लेटेस्ट में चल रहा है विंडोज सर्वर 2019, वो काफी अच्छा लेटेस्ट है। बाकी यूनिक्स भी है जो कि GUI नहीं है, यूनिक्स जो है वो TUI हो गया है। और लाइनक्स जो है वो GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हम अगली स्लाइड में समझेंगे क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्या CLI है, क्या GUI है, वगैरह वगैरह। लाइनक्स जो है बिल्कुल फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको सर्वर के रूप में ज्यादा काम लिया जाता है, क्योंकि इसको हैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको मैनुअली रूप से भी हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विंडोज सर्वर है, ये भी काफी अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, काफी महंगे आते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदने के लिए कम से कम आपको 25-30 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है ये। तो सर्वर वे प्रोग्राम है जो कि मल्टी यूजर्स को हैंडल करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये देखिए एक डायग्राम बनाया है मैंने आपके सामने, आप देख सकते हैं। जैसे कि सर्वर है, ये बीच में रखा हुआ कंप्यूटर है और बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए गए हैं उससे नेटवर्क के द्वारा। और आप यहाँ, चाहे वो व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है, चाहे यहाँ काम कर रहा है, चाहे यहाँ पर काम कर रहा है, चाहे यहाँ पर काम कर रहा है, वो काम कहाँ पर हो रहा है, सेव जाकर के इस सर्वर के अंदर सेव हो रहा है, या प्रोग्राम जो है वो यहाँ से चल रहा है। प्रोग्राम यहाँ से चल रहा होता है, सारा प्रोसेसिंग यहाँ हो रही होती है, इसलिए ये कहलाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक साथ कई व्यक्ति मिलकर जिस पर काम करते हैं, तो वो सर्वर प्रोग्राम कहलाते हैं। ये इसकी खास बात है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमने समझे थे वो थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने 4 प्रकार समझे थे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, यूटिलिटी प्रोग्राम भी थे, डिवाइस ड्राइवर भी था और सर्वर थे। 4 प्रोग्राम थे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अगर कंप्यूटर में नहीं भी होते हैं तो भी कुछ इनका होना अनिवार्य नहीं है कंप्यूटर चलाने के लिए। ये अगर नहीं भी होंगे तो कंप्यूटर तो चल जाएगा, हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अनिवार्य नहीं है, जरूरी है, बेसिक है। तो बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आते हैं, जिसको सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये सामान्य इस्तेमाल के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका उपयोग हम रोजमर्रा के कार्यों के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वर्ड में काम करना है, एक्सेल में काम करना है, वेब ब्राउजर्स में काम करना है, तो नॉर्मली हर व्यक्ति उस पर काम कर सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम जो हर एक आम व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बेसिक एप्लीकेशन या जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस जो होते हैं वो संस्था के लिए बनाए जाते हैं। इस संस्था के लिए हो सकते हैं जैसे कि माना कि नेस्ले हैंडलूम है, तो नेस्ले हैंडलूम के लिए उसका अलग से वो खुद अपना सॉफ्टवेयर बनवा सकता है, अलग अपने हिसाब से उसको जैसा यूज करना उसके हिसाब से बनवा सकता है। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कहलाते हैं स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन को विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इन सॉफ्टवेयर को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और इनका इस्तेमाल भी किसी कार्य विशेष को करने के लिए होता है, जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 प्रकार हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, बेसिक एप्लीकेशन और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। चलिए, तो ये आज की हमारी सॉफ्टवेयर के बारे में सामान्य जानकारियां थी। वैसे सॉफ्टवेयर को आगे हम पढ़ेंगे ही, उसी के बारे में पूरा पढ़ना है, लेकिन बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। एक बार थोड़ा रिव्यू देख लीजिए इसका फटाफट में। सॉफ्टवेयर क्या है? पहली बात तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होते हैं जो हम कंप्यूटर को चलाने के लिए, उससे काम करवाने के लिए उसको दिए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसकी सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। और एक बात जो हमने समझी इसमें वो ये थी कि निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है
और प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, और सॉफ्टवेयर का समूह एक सॉफ्टवेयर सूट कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि हमें सॉफ्टवेयर उदाहरण भी दे रखा है। सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4 प्रकार पढ़े हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज और सर्वर्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी हमने 4 प्रकार पढ़े कि बेसिक एप्लीकेशंस, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जिसके बिना कंप्यूटर पर कार्य करना संभव नहीं है। वो करता क्या है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यूजर और कंप्यूटर के बीच में, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है ये। फिर हमने पढ़े थे यूटिलिटी प्रोग्राम। वे ये प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर के रख रखाव में काम में आते हैं। अवांछित फाइलों को हटाना, फाइलों को सेट करना, वायरस से रक्षा करना वगैरह। मेंटेनेंस के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उसे कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। फिर डिवाइस ड्राइवर जो हमने पढ़े थे, हमने कहा कि कोई भी डिवाइसेज है वो बिना ड्राइवर के काम नहीं करती है, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं जिसको कि आप ड्राइवर इंस्टॉल करके चला सकते हैं। और कुछ सॉफ्ट जैसे हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, इनके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। इनके डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं ऑलरेडी विंडोज के अंदर उपस्थित होते हैं। ये जैसे आप इनको जोड़ते हैं, जोड़ते ही ये काम करने लग जाते हैं। इसके लिए इनको कहते हैं प्लग एंड प्ले, यानी कि इनको जोड़ो और चलाओ। आपको अलग से कोई इसके लिए डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ एक ऐसे जो आते हैं स्पेशल हार्डवेयर आते हैं जिनके लिए आपको ड्राइवर डालने पड़ते हैं, बाकी नॉर्मली आप सीधा प्लग करते ही वो जुड़ काम करने लग जाते हैं। प्लग एंड प्ले। सर्वर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्वर्स वे प्रोग्राम होते हैं जो कि सर्वर नामक यानी मुख्य कंप्यूटर में डाले जाते हैं, जिस पर हजारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है ना, उदाहरण भी देख सकते हैं, विंडोज सर्वर 2003 है, 2005, 2012, 2016 और 2019, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सारे सर्वर प्रोग्राम पूरे। मल्टी यूजर, ये सिंगल यूजर भी काम ले सकते हैं और मल्टी यूजर में भी काम ले सकते हैं इनको। ये खाका जो मैंने आपको समझाया था कि ये जो डायग्राम है वो बताता है कि सर्वर क्या है, किस तरह से कार्य करता है, एक साथ बहुत सारे लोग इस पर कैसे कार्य कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये 2 प्रकार समझे थे हमने, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए, तो आज की क्लास में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में समझा। इसके संबंध में अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या और कुछ इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो बोलिए। अभी 4-5 मिनट पड़े हैं, कुछ बात कर लेते हैं। जी, आवाज नहीं आ रही है, कोई बोलना चाहता है तो। चलिए, आज की क्लास अब यहीं खत्म करते हैं, और कल हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये कुछ बेसिक क्लासेज हैं, उसके बाद में हम वापस अपने सॉफ्टवेयर पर आ जाएंगे और जो मेन जो कोर्स है उस पर अपना टारगेट करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुड नाइट सभी को।